जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत शर्मा और डिफेंस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ठीक है, सो एक्सक्लूसिव केस देख रहे थे हम किसका, विच और दैट का। वो उस पोर्शन में तो कंप्लीट हो नहीं पाया था हमारे लास्ट लेक्चर में, तो इसमें और इसको कंप्लीट करेंगे और फाइनली ये पोर्शन हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो ज़रा, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था ना, यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे, तो चलो यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो केस देखने को मिल रहा है ना, वो ये है कि ठीक है मैम, आपने बता दिया कि आपका ये जो हु है, आपका ये जो हु है वो किसके लिए आता है, वो आता है ह्यूमन के लिए, है ना। ठीक है, हु और हुम दोनों ये किसके लिए आते हैं, आपके ह्यूमन बींग्स के लिए आते हैं। ठीक है, फिर आपने बता दिया कि मैम जो बिच है ये किसके लिए आता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। और एनिमल्स के लिए। ऐसा मत सोचना कि नॉन लिविंग थिंग के लिए आ रहा है तो एनिमल तो लिविंग थिंग्स में आते हैं, दोनों के लिए आता है। ठीक है, चलो इसके बाद हमने दैट की भी बात कर ली कि जब भी हम एम्फेसिस डालने का काम करेंगे तब हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ वर्ड्स देख लिए थे, द सेम, द ओनली, एवरीथिंग, है ना। तो इस तरीके से ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हमें किसके बारे में बताएंगे, वो हमें बताएंगे कि भैया यहाँ पे नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये जो वर्ड्स देख लिए हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने दैट के केस में आपको डिस्कस कराया है, क्या ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, ये सारे वर्ड्स हमारी नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको ऐसे चीख के बताएंगे कि सुनो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम कर रहे हैं। तो जब भी हम आपको सेंटेंस में दिखाई दें, है ना, तो हम क्या काम करेंगे, हम नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम करेंगे। तो आपको हमारे लिए जो रिलेटिव क्लॉज लगाना है, मतलब उस नाउन के लिए जो आप रिलेटिव क्लॉज लगाओगे वो कौन सा लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है, लेकिन बात तब भी आ जाती है कि मैम तब भी थोड़ा कंफ्यूजन तो है, मतलब तब भी थोड़ा तो कंफ्यूजन है कि मतलब बस यही वर्ड्स बताएंगे कि एम्फेसिस है या फिर कोई और भी कंडीशन है ना। बस यही वर्ड्स हैं, यही जो शब्द है वो ये बताएंगे कि भैया आपके नाउन पे एम्फेसिस चल रहा है, कि और कोई भी कंडीशन है जब हमें दैट लगाना है। तो इसके केस में हमें थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस ले लिए जिसकी हेल्प से हम ये समझेंगे कि कब आपको हु यूज करना है और कब आपको दैट यूज करना है, या फिर कब आपको दैट यूज करना है या कब आपको बिच यूज करना है। ठीक है, तो वो केस तो हमने वहां पे क्लियर कर लिया है कि जब भी आपको वो सारे वर्ड्स दिखाई देंगे जो नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ तो आप दैट यूज करोगे ही करोगे, है ना। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, कि वो वर्ड्स जब भी आपको दिखाई दे उनके साथ आपको क्या यूज करना है, उनके साथ में आपको ये आपका दैट यूज करना है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। लेकिन तब भी मैम इनके अलावा भी कोई कंडीशन है क्या जब हमें दैट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको और समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन की हेल्प से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कब हमें दैट प्लेस करना है। ठीक है, उन वर्ड्स के साथ तो आपको यूज करना ही करना है, उसमें तो आपको आंख बंद करके से दैट लगा के जाना है कि हाँ दैट आएगा ना। लेकिन 1-2 कंडीशंस और है, उनको समझते हैं। ठीक है, पहले वाला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। दे मेट अ बॉय हु दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडी एग्जाम, कि वो एक लड़के से मिले जो किसकी प्रिपरेशन कर रहा था, एनडी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि दे मेट अ बॉय हु और दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडी एग्जाम। तो हमें चूज करना है कि यहाँ पे हम हु लगाएंगे
या दैट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, जैसे जो सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से वर्ड्स हमने पढ़े थे, ये सारे वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ कि इन सारे वर्ड्स में से यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो ऑल दिखाई दे रहा है, ना नन, ना बोथ, ना एवरीथिंग, ना एनीथिंग, ना नो, ना द सेम, द फ्यू, द लिटिल और द ओनली, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा कोई भी वर्ड हमें सेंटेंस में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे दैट प्लेस करें या ना करें, तो यहाँ पे देखो जरा कि हाँ भैया वहाँ यहाँ पे तो हमें ऐसा कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा। अगर ऐसा कोई वर्ड दिखाई देता तो हमें क्लियर हो जाता कि ये वर्ड हमारे नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, तो देखो जरा इस सेंटेंस को हम देखते हैं, है ना। मैट क्या हो गया हमारा, ये बोर्ड अपने आप खफा हो जाता है पता है थोड़ी देर में। ये क्या हो गया आपका प्रोनाउन हो गया, और ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन। जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, आप लोग भी इसी तरीके से करेंगे। जब भी आपको सेंटेंस मिले इसी तरीके से डील करेंगे। पहले हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी ये एग्जाम में नहीं करना है, अभी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, एग्जाम में ये नहीं करना है। एग्जाम में तो हमें चूज करना है हु लगेगा दैट और काम खत्म, है ना। अभी हम लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हमें एग्जाम में चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान लगाओ। दे मेट अ बॉय हु दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये आपका ए आर्टिकल लगा है, क्या है ये, ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या काम करता है इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चितता को बताता है, अनसर्टेनिटी को बताता है। किसको बताता है, अनसर्टेनिटी को, है ना। या जब भी ए या एन आर्टिकल आपको कहीं पे लिखे दिखाई दे, ए या एन आर्टिकल आपको जब भी कहीं लिखे दिखाई दें, तो समझ जाना कि जनरल बेसिस पर किसी चीज की बात चल रही है, जनरल लेवल पे किसी चीज की बात चल रही है। तो जो आपका ए है ना, वो क्या करता है भैया, जनरल सेंस में बात करता है। क्या करता है, जनरल सेंस में बात करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया हम वहां पे लगाते हैं दैट हम वहां पे लगाते हैं जहां पे नाउन पे एम्फेसिस डाला जाए, जहां पे नाउन पे एम्फेसिस डाला जाए। वो सारे वर्ड्स देखने को मिल गए तो फॉर श्योर पक्की बात है कि हाँ एम्फेसिस डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए यहाँ पे लगाया गया है, तो ए तो क्या करता है, ये तो जनरल सेंस में बात करता है। तो क्या ये जनरल सेंस में जब बात करता है इंडेफिनिट आर्टिकल जब हम लगाते हैं, वो किस सेंस में बात करता है, जनरल सेंस में बात करता है। तो क्या ये एम्फेसिस डालने का काम करेगा, क्या ये एम्फेसिस डालने का काम करेगा, नहीं। ये तो जनरल सेंस में बात करता है ना, तो ये एम्फेसिस डालने का कैसे काम करेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जनरल सेंस में बात हो रही है, नाउन पे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का कोई भी एम्फेसिस नहीं डाला जा रहा है, तो फिर इस केस में हम दैट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि हम इस पे दैट का यूज नहीं कर रहे हैं, ये रीजन है कि यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है जो कि जनरल सेंस में बात करता है। और जब ये जनरल सेंस में बात करेगा तो किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ये नाउन पे नहीं डालेगा, ठीक है। तो नाउन पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे दैट का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। और सिंपल सी बात है, वही काम करेगा, क्या काम करता है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बनने का। ठीक है, यही काम होता है ना आपकी रिलेटिव प्रोनाउन का, यही काम होता है प्रोनाउन बनने का और कंजंक्शन बनने का। प्रोनाउन कैसे, तो इस बॉय के लिए हमने ये लगाया, इस बॉय के लिए ही हमने हु लगाया है ना। इस बॉय के लिए ही हमने हु लगाया है। बॉय क्या है हमारा, एंटीसीडेंट। बॉय क्या है हमारा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए हम जिस भी रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हम एक एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो ये नाउन है वो जिसके लिए हमने ये लगाया, ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाया इस एडजेक्टिवल क्लॉज को लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हो कि आपका हु है, सिंपल सी बात है, जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे आएगा वो दो काम करता है। हर एक रिलेटिव प्रोनाउन आपको दो काम करते हुए दिखाई देगा। एक तो वो प्रोनाउन बनने का काम करेगा और कंजंक्शन बनने का काम करेगा, ठीक है। तो इस
बॉय के लिए ये प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है ना, इस बॉय की जगह पे ही आ रहा है ना, इस बॉय की जगह पे आ रहा है, इस बॉय के लिए ये प्रोनाउन बनने का काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, इस पूरे क्लॉज को जोड़ने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर हमें मिल गया, ये है सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर। और यहाँ पे देखो ये खुद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। वो क्या करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये बन गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये बन गई आपकी मेन वर्ब, ये बन गया आपका प्रीपोजिशन, और ये बन गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हमें पता है कि जो हमारी रिलेटिव प्रोनाउन रहती है वो प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों का काम करती है ना। तो इस हम बोला जाए इस नाउन के लिए हम प्रोनाउन लेके आए, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन बनने का काम कर रही है। और यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब का हमें एक पेयर मिल गया, ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और ये है सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब के दो पेयर मिल रहे हैं, और दोनों को जोड़ने का काम ये कर रही है। मतलब क्या हो गई, ये कंजक्शन हो गई। क्या हो गई, ये कंजक्शन, ठीक है। अब एक डाउट बच्चों को जो आता है वो और मैं अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना। एक बात और बच्चों को आता है, जो वो चीज भी मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ ना। एक मिनट, एक चीज ऐड कर दूँ यहाँ पे। ये दोनों काम करते हैं ना। तो ये प्रोनाउन कैसे बनेगा, प्रोनाउन कैसे रहेगा, नाउन की जगह पे आ रहा है ना। नाउन कौन सा है अपना, एंटीसीडेंट की बात कर रही हूँ मैं। सब्स्टिट्यूट करेगा, है ना। और कंजक्शन कैसे बनेगा, दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, ठीक है। एक और प्रूफ है, देखो जरा इस सेंटेंस में हमें किसकी जरूरत है, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गई है, मेन वर्ब मिल गई है, प्रीपोजिशन मिल गया है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो हमें सब्जेक्ट, हमें किसकी जरूरत है यहाँ पे, वर्ब को। सिंपल सी बात मैंने बताई थी कि वर्ब दो चीजों को अपने साथ में लेके आती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जिसमें जो सब्जेक्ट है वो उसको बेस्ट फ्रेंड रहता है ना, सब्जेक्ट को तो वो सबके ही लेके आती है, कुछ केसेस में वो ऑब्जेक्ट ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है और हमें अभी सब्जेक्ट नहीं मिला है, तो सिंपल सी बात है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम कर रही है। और सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं, है ना। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, या तो नाउन करते हैं या प्रोनाउन है। तो क्या ये हु हमारी नाउन है, नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के भी ये प्रोनाउन बनने का काम करती है। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है कि आपकी जो वर्ब होती है, आपकी जो आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन होती है, वो दोनों काम करती है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका चेक करोगे ना तो प्रोकंज लिखा रहता है। क्या रहता है, प्रोकंज, मतलब प्रोनाउन प्लस कंजक्शन, ठीक है। ओके, ये केस क्लियर हो गया कि कब हम दैट यूज नहीं करेंगे, हु का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे नाउन को, हमारे नाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है ना। हमारे नाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी एम्फेसिस हमारे नाउन पे नहीं डाला जा रहा है। जनरल सेंस में बात हो रही है। कैसे पता चल रहा है जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ए आर्टिकल जो यूज किया है वो ऐसे डांस करके बता रहा है कि देखो मैं तो जनरल सेंस में बात करता हूँ, यहाँ तो जनरल सेंस में बात हो रही है। तो जब जनरल सेंस में बात होगी तो नाउन पे जब किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी एम्फेसिस नहीं होगा, तो फिर हम वहां पे दैट कैसे प्लेस कर सकते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे लगा सकते हैं। तो कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, हम हु लगाएंगे, ठीक है। एक केस और देखते हैं, वी मेट द गर्ल हु दैट वॉन द रेस, है ना। और नेक्स्ट क्या लिखा है, वी मेट द सेम गर्ल हु दैट टॉप द एग्जाम।
ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, वी मेट द गर्ल हु दैट वॉन द रेस, है ना, हम उस लड़की से मिले जिसने रेस को जीता था, है ना, हम उस लड़की से मिले जिसने रेस को जीता था। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हु आएगा या दैट आएगा, यहाँ पे हु आएगा या दैट आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका वर्ब। वर्ब किसके बारे में बताती है, एक्शन के बारे में। इस एक्शन को करने वाला कौन है, मिलने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आ गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया प्रोनाउन। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसका, तो गर्ल, और ये क्या है, नाउन, है ना। और इसी नाउन के लिए हमने ये पूरा क्लॉज लिखा है, तो ये क्या है, हमारी एंटीसीडेंट है। ये क्या है, एंटीसीडेंट। जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए, जिस नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए हम एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से, उस नाउन या प्रोनाउन को क्या बोला जाता है, एंटीसीडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, हमें डिसाइड करना है कि हु आएगा या दैट आएगा, हु आएगा या दैट आएगा। इस नाउन को डिफाइन करने के लिए ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है उसको हम किस रिलेटिव प्रोनाउन से बनाएं, हु से बनाएं या दैट से बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दा देखने को मिल रहा है, दा दिख रहा है आपको, दा दिख रहा है। ये जो दा है ना आपका, वो कुछ कहना चाहता है। चलो सुनते हैं क्या कहना चाहता है। आओ सुनाए तुमको दा की कहानी। ठीक है, तो दा क्या है आपका, दा है आपका डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, और दा की ये खासियत है कि वो पर्टिकुलर करके बात करता है, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक करके बात करता है। ठीक है, अब इस बात पे आप लोग ध्यान लगाएं, ये पर्टिकुलर करके बात करता है या स्पेसिफिक करके बात करता है। तो जब ये पर्टिकुलर करके बात कर रहा है या स्पेसिफिक करके बात कर रहा है, जब ये पर्टिकुलर करके बात कर रहा है या स्पेसिफिक करके बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये नाउन पे स्ट्रेस डालेगा या नाउन पे एम्फेसिस डालेगा कि भैया हम उसी लड़की से मिले। समझ रहे हो आप, सेंटेंस कैसे आएगा, सेंटेंस यही आएगा कि हम उसी लड़की से मिले जिसने मैच को जीता था या जिसने रेस को जीता था। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नाउन पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, हम उसी लड़की से मिले, है ना। तो दा क्या करता है, जो आपका द आर्टिकल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये है कि वो निश्चितता बताता है, वो सर्टिनिटी बताता है कि भैया उसी लड़की से हम मिले थे, हम उसी लड़की से मिले थे जिसने मैच को जीता था या जिसने रेस को जीता था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे हमारे नाउन पे, हमारे इस नाउन पे ये जो दा है वो स्ट्रेस डालने का काम कर रहा है। और यहाँ पे हमने जो केस देखा था, वी मेट अ बॉय, जो एनडी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो जनरल सेंस में बात कर रहा था, और ये किस सेंस में बात कर रहा है, ये स्पेसिफिक सेंस में बात कर रहा है। ठीक है, तो जब भी स्पेसिफिक सेंस में बात होगी, पर्टिकुलरली बात होगी, तब किसका यूज किया जाता है, तब द आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये जो द आर्टिकल है वो यहाँ पे डांस करने लगा, है ना। अब वो डांस करने लगा कि सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करने का काम कर रहा हूँ और मेरा काम है स्पेसिफाई करना। तो जब मैं स्पेसिफाई करता हूँ तो नाउन पे स्ट्रेस आता है, नाउन पे क्या आता है, स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो इसके केस में हम क्या यूज करेंगे, फिर इसके केस में हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, इसके केस में भी क्या लगाना बनता है, दैट लगाना बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैम हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे या दैट लगाएंगे। वैसे इस केस में मैं बात कर रही हूँ, जब किसकी बात आती है, द आर्टिकल की बात आती है, आप हु भी लगा सकते हो और दैट भी लगा सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बस इसी केस की बात कर रही हूँ मैं, बस इसी केस की बात कर रही हूँ कि इस केस में आप हु और दैट दोनों लगा सकते हो, हु और दैट दोनों लगा सकते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम किसको प्रेफर किया जाता है, हु को प्रेफर किया जाता है। मतलब देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि वो वर्ड्स जो हमारी नाउन पे स्ट्रेस डालने का काम करेंगे, एम्फेसिस डालने का काम करेंगे, तो जब हमारी नाउन पे स्ट्रेस डाला जाता है, एम्फेसिस डाला जाता है, तब हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, तो जब हमने ए को देखा कि ए या एन आर्टिकल लगा हुआ है, तो वो जनरल सेंस में बात करते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस वो हमारे नाउन पे नहीं डालते हैं, तो वहां पे हमें हु लगाने की जरूरत, दैट लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे,
लगाएंगे हम हु लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, यहाँ पे दा की बात कर लें, तो दा के केस में जैसे देखा जाए तो दा जनरली स्ट्रेस डालने का काम करता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वो वर्ड तो नहीं है ना जो बिल्कुल स्पेसिफाई करने का काम करते हैं, वो वाले वर्ड्स, द ओनली, द लिटिल हो गया, एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस केस में दोनों आंसर्स को सही माना जाता है, मतलब देखा जाए तो दैट लगाएं तो दैट भी सही होगा और हु भी सही होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मैं बोलूंगी दोनों ही सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम प्रेफर किया जाता है हु, है ना। दोनों में कोई गलती नहीं, मैं ये बोल रही हूँ दोनों में कोई भी गलती नहीं है, आप हु भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम वाइज प्रेफर किया जाता है हु, ठीक है। चलो अब तीसरा केस देख लेते हैं। काम वही करेगा, काम वही करेगा जो बाकी रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। क्या काम करेगा? प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का, है ना। इस नाउन को डिफाइन करने के लिए आएगा, इस नाउन को डिफाइन करने के लिए आएगा, और उसके साथ में ये दोनों क्लॉजेस का क्या करेगा? कंजक्शन बनने का काम करेगा, दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब एक डाउट बच्चों को और आता है, एक डाउट बच्चों को और आता है, ये और सुन लो, ये वाला डाउट कि मैम अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा हु आएगा, दैट हटा देते हैं, ठीक है। तो मैम यहाँ पे क्या है कि ये नाउन लिखा है और फिर ये क्या लिखा है, ये अपना क्या है, ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या है आपका? एक डाउट और बच्चों का आता है क्या कि मैम यहाँ पे आपने क्या किया है, नाउन लिखा है और नाउन के बाद सीधे प्रोनाउन लगा दिया, है ना। नाउन लिखा है और नाउन के सीधे बाद प्रोनाउन लगा दिया, और जनरली प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्लेस करना। सही बोल रहे हो आप, नाउन को रिप्लेस करना, और रिप्लेस भी वो किसको कर रहा है? इसी को कर रहा है। किसको कर रहा है? इसी को कर रहा है। लेकिन मैम आपने बिल्कुल पास में ही लिख दिया, मतलब नाउन के बाद प्रोनाउन ही लिख दिया, ये नहीं समझ में आया। ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि नाउन के जस्ट बाद में आप क्या कर दो, प्रोनाउन लिख दो, ऐसा तो होता ही नहीं है। अगर दूसरा हम कोई सेंटेंस बनाते तो लिखते। तो आप ध्यान से सुनना मेरी बात कि आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन रहती है वो कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है ना। क्या बोला मैंने कि आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन रहती है वो कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है। आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउन रहती है वो कोई नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है। उस केस में क्या होता है? जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, और ये बस प्रोनाउन का काम नहीं करती, ये बस प्रोनाउन का काम नहीं करती। ये बस प्रोनाउन का काम नहीं करती, तो फिर ये बस प्रोनाउन का काम नहीं करती, तो फिर ये प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन बनने का भी काम करती है। ठीक है, तो ये बस प्रोनाउन बनने का काम नहीं करती, प्रोनाउन के साथ कंजक्शन बनने का भी काम करती है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। अगर नॉर्मल प्रोनाउन होती, बस प्रोनाउन का ही काम कर रही होती, तो फिर शायद लिखना गलत भी हो जाता, लेकिन ये बस प्रोनाउन बनने का काम नहीं कर रही है, प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन बनने का भी काम कर रही है, इसीलिए हम नाउन के जस्ट बाद में प्रोनाउन लिख सकते हैं। समझ में आया? ये डाउट आ जाता है बच्चों को। क्या डाउट आ जाता है कि मैडम ये तो नाउन है और नाउन के जस्ट बाद में आपने ये प्रोनाउन लिख दिया, और ये प्रोनाउन इसी नाउन के लिए आया है, ये प्रोनाउन इसी नाउन के लिए आया है। यस, ये कंफ्यूजन हो सकता है, ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये बस प्रोनाउन बनने का काम नहीं करती, ये प्रोनाउन बनने के साथ साथ कंजक्शन बनने का भी काम करती है। कंजक्शन बनने का काम कैसे करती है? ये सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर और यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा पेयर, तो ये दोनों पेयर्स को जोड़ने का काम भी करती है ना। तो क्लॉजेस, है ना, क्लॉजेस को जोड़ने का भी काम करती है, और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंजक्शन, ठीक है। तो ये प्रोनाउन नॉर्मल प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन बनने के साथ साथ कंजक्शन बनने का भी काम करती है, तो हम यहाँ पे नाउन के जस्ट बाद में प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन बच्चों के अंदर में आ जाता है, ठीक है। चलो लास्ट वाला देखते हैं। वी मेट द सेम गर्ल हु दैट टॉप द एग्जाम, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी? ये हो गई वर्ब। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। फिर द सेम समझ में आ गया, द सेम ऐसे डांस करके बता रहा है, सुनो 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 सुनो, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे ये जो नाउन है उस पर स्ट्रेस डालने के लिए आया हूँ, है ना, और कोई काम नहीं है मेरा, स्ट्रेस देने का काम करता हूँ मैं, एम्फेसिस देने का काम करता हूँ, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये चीख चीख के बता रहे हैं कि हम इस नाउन के लिए आए हैं, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, ठीक है। अब जो द सेम वर्ड है वो तो बताते ही भैया, द सेम हो गया, द ओनली हो गया, है ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो गया, है ना। फिर आपका क्या हो गया, आपका द लिटिल हो गया। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि हम आते ही इसीलिए हैं कि हम नाउन पे क्या डालें, स्ट्रेस डालें। हम आते ही इसलिए हैं कि हम नाउन पे स्ट्रेस डालें, तो ये नाउन पे स्ट्रेस डालने का काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हु आएगा, ये दैट आएगा, तो दैट आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी नाउन पे स्ट्रेस डालने के लिए ये जो वर्ड है वो आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया इसका नाउन, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है, एक्शन के बारे में बताता। फिर यहाँ पे अपना ये दैट आएगा, ये आपका बन गया रिलेटिव प्रोनाउन। क्या काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों बनने का काम करता है, तो प्रोकंस बोलते हैं इसको, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, ठीक है। तो हमने तीनों केस देख लिए, इसमें हु और दैट दोनों आ सकता है, इसमें हु आएगा और इसमें दैट आएगा, ठीक है। जनरली एग्जाम में प्रेफर किया जाता है क्या, हु प्रेफर किया जाता है, लेकिन हु और दैट दोनों ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने क्लियर कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम कब हु लगाएं कब दैट लगाएं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमने ये वाले केसेस भी डिस्कस कर लिए। मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स आए जो हमारी नाउन पे एम्फेसिस डालने का काम करें, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, उनके साथ हम दैट का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड्स हमारे ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, ठीक है। तो ये जो वर्ड है द ओनली, द लिटिल, द फ्यू, है ना, तो ये सब क्या करते हैं, स्ट्रेस डालने का काम करते हैं। या फिर वो क्वांटिटी जो सारी की सारी क्वांटिटी की बात करोगे आप, या जीरो क्वांटिटी की बात करोगे, तो ये भी काइंड ऑफ, ये जो सारे वर्ड्स आते हैं जो जीरो क्वांटिटी को बताएं या सारी की सारी क्वांटिटी के बारे में बताएं, वो भी क्या करते हैं, वो भी काइंड ऑफ स्ट्रेस डालने का काम ही करते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे वर्ड्स आएंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, तो ये भैया ऐसे डांस करके आपको बता रहे होंगे, सुनो 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 सुनो, हम क्या काम कर रहे हैं, हम नाउन पे स्ट्रेस डालने का काम कर रहे हैं। और जब भी नाउन पे स्ट्रेस डलता है, एम्फेसिस डलता है, तो आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो, दैट यूज करते हो, ठीक है। ये वाला केस देख लिया हमने, और इसके साथ हमें थोड़ा और कंफ्यूजन होता तो उसके लिए हमने ये 3 क्वेश्चंस और देख लिए हैं। ये तीनों क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको कोई आर्टिकल भी दिखाई दे, ए या एन दिखाई दे, मतलब आपको इंडेफिनिट आर्टिकल दिखाई दे, तो इंडेफिनिट आर्टिकल का केस क्या रहता है कि आपका जो इंडेफिनिट आर्टिकल रहता है वो जनरल सेंस में बात करता है। तो जनरल सेंस में जब बात होगी तब आप किसका यूज करोगे, आप दैट का यूज नहीं करोगे, हु का यूज करोगे। बट जब हम बोले द आर्टिकल आएगा तो हु और दैट दोनों ही लगा सकते हैं आप, और फिर वो वर्ड्स आएंगे आपके द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स तो स्ट्रेस डालने का काम करते हैं। फिर वो जो सारी की सारी क्वांटिटी बताने का काम करेंगे, जैसे एवरीथिंग, या फिर जीरो क्वांटिटी बताने का काम करेंगे, नो बडी, नो। तो ये सारे वर्ड्स भी क्या करेंगे, एम्फेसिस डालने का काम करते हैं हमारी नाउन पे, एंटीसीडेंट पे, और फिर उसको डिफाइन करने के लिए जो भी एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाता है वो किसकी हेल्प से लिखा जाता है, वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लिखा जाता है, ठीक है। चलो, अब मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब एक बात और मुझे बतानी है ना, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, इसके केस में थोड़ा सा पैसिव का आया था, तो ये पैसिव और देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन था क्या लिखा है, ये लास्ट वाला क्या है आपका, द बॉय एंड हिज डॉग हु वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। Who were crossing the road were
ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा पैसिव का केस आया है ना, होता तो पैसिव तो हम पढ़ेंगे, एक सेपरेट हम अपना लेक्चर लेंगे उस पर, लेकिन मेरा ऐसा है कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया तो लग जाए कि अच्छा पैसिव में होता क्या एग्जैक्टली, क्या चीजें हैं जो पैसिव में बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव का केस कहाँ आया था, तो ये तो दोनों आपके क्या हो गए भैया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने अभी इसको ब्रेक डाउन किया था, फिर से देख लो जरा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। चलो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये भी आपका सब्जेक्ट है। मैम दो सब्जेक्ट, मैडम दो सब्जेक्ट, यस दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़े हुए हैं, ये कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, ये आपका एंड कंजक्शन दिख रहा है, तो दो सब्जेक्ट आ सकते हैं जब वो कंजक्शन से जुड़े हुए हों। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट हो गए आपके, ये हिज क्या हो गया आपका, हिज हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। वो वाला केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो वाला केस लग रहा है अपना, ये वाला क्या आपका सब्जेक्ट है प्लस एडजेक्टिवल, ठीक है, फिर आपका वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो पूरा आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है आपके सब्जेक्ट है, और ये है आपका एडजेक्टिवल क्लॉज, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम जो भी केसेस देख के आ रहे थे, हम ये वाला केसेस देख के आ रहे थे कि पहले लिखा रहता था आपका सब्जेक्ट, फिर लिखा रहता था आपका वर्ब, और फिर ये मैं बार बार बस इसीलिए बताती हूँ कि बच्चों के बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऐसी भी कहानी होती है ना, एक बार पढ़ाओ ना बच्चे के दिमाग में नहीं घुसता, आधा तो मतलब ऊपर से उठ के चला जाता है। ठीक है, तो बार बार बताऊंगी, बार बार सुनो बट याद रखो। ठीक है, तो ये सेकंड वाला केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये सेकंड वाला, ये आपका पहला केस है जो हम अभी तक सेंटेंस में देखते हुए आ रहे थे, दूसरा केस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना एडजेक्टिवल क्लॉज बनने का काम कर रहा है, और ये आपका यहाँ पे ऐसे वही है, वर्ब प्लस इट है ना, वी के साथ में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वाया ट्रक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ये केस मैंने आपको ये बताया था कि जनरली हमने अभी तक क्या देखा है, हमने अभी तक ये देखा है कि देखो जब भी एनिमल्स की बात होगी तो क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे, नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे, है ना, और ह्यूमन बींग्स की बात होगी तो क्या लगाएंगे, हम हु या हुम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे ह्यूमन बींग की भी बात चल रही है और एनिमल की भी बात चल रही है। अब इस केस में क्या करें, तो इस केस में जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों की बात चले, है ना, तो आपको रूल ऐसा लिख देंगे कि जब भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल दोनों की बात हो तो दैट लगाएं, सिंपल सी बात है, ऐसा रूल आपको बता देंगे। फिर सिंपल सी बात है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन बींग की और एनिमल की, तो ह्यूमन के लिए ह्यूमन की क्या, ह्यूमन बींग की क्या, ह्यूमन बींग के लिए क्या लगाते हैं हम, हु लगाते हैं, हु या हुम लगाते हैं, और जो एनिमल्स के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, पर यहाँ पे दोनों है तो क्या लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे। ठीक है, तो रूल रटने की कोई भी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ी, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, सीधा दैट लगा देंगे, क्या जाएगा यहाँ पे, दैट। है ना, तो ये तो क्लियर हो गया, दैट वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय अ ट्रक। ठीक है, तो ये देखो जरा, इतना टाइम लग गया बताओ। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बात कर रही थी, मैं क्या बात कर रही थी, ये जो वर्ड आपका वर्ड हिट बाय अ ट्रक है ना, ये जो दिख रहा है ना, वर्ड हिट बाय अ ट्रक, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये है आपका वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला केस नहीं दिख रहा, ये वाला केस नहीं दिख रहा है, इसको देखो जरा, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही यहाँ पे, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही यहाँ पे, ये देखो, ये क्या है अपना, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये है आपका मेन वर्ब, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका केस है किसका, पैसिव वॉइस का। ठीक है, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन,
और प्रीपोजिशन का ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जनरली पैसिव का केस क्या रहता है कि पैसिव में आपको प्रीपोजिशन देखने को नहीं, सॉरी, पैसिव में आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता। मैंने क्या बोला, जनरली बोला है। क्या बोला मैंने आपको कि जनरली पैसिव के केस में एडजेक्टिव देखने को नहीं मिलता है। एडजेक्टिव नहीं यार, ऑब्जेक्टिव। अब ये वाली बात आ जाएगी, कैसे नहीं मिलता है मैडम, कुछ भी आप कह दोगे तो मान ले क्या, है ना, आपके कहने से मान लेंगे क्या। वो वाली आपने सुनी होगी कि तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे, है ना, तुम जो कहोगे वही बात कहेंगे, तुम कहोगे दिन को रात तो रात कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं है मैं कहूँ दिन को रात तो रात कहने की जरूरत नहीं, अब यहाँ समझा रही हूँ क्यों, है ना। तो ये पैसिव का केस हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखो पैसिव है, ये वी की फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस वाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जनरली हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। पैसिव की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैं लिखूं, राधा बॉट अ बैग, ठीक है। ये क्या है, ये है एक्टिव केस। ये क्या है, एक्टिव केस, है ना। ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस में लिखा है, एक्टिव वॉइस में लिखा है ना। तो एक्टिव वॉइस हम क्यों लिखते हैं, जब हमें सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना होता है ना। एक्टिव वॉइस हम कब लिखते हैं, एक्टिव वॉइस हम तब लिखते हैं जब हमें क्या करना होता है। एक्टिव वॉइस में होता क्या है, सब्जेक्ट पर होता है ना। लेकिन हम किसकी बात करें, हम करें पैसिव वॉइस की बात। तो पैसिव वॉइस में इसका अपोजिट होता है कि जो फोकस होता है, जो हम बोलते हैं फोकस होता है, जो स्ट्रेस होता है वो किस पे होता है, वो होता है हमारे एक्टिव वॉइस में, है ना। तो स्ट्रेस की जगह हम ये बोल देते हैं फोकस। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फोकस। जो फोकस होता है वो किसके पे होता है, एक्टिव में फोकस होता है आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन होता है आपका, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट पता ही होगा यार आपको। अब ये चीजें तो मैं इतने दिन से पढ़ाती हुई आ रही हूँ, मतलब मैं सभी बच्चों से ये बोलूंगी कि अगर ये क्लास आपकी सबसे पहली है ना, ये क्लास आपकी सबसे पहली है, तो इसके पहले हमने 10-12 क्लास करके रखी है ना। तो प्लीज आप वो जाके पहले देख के आइए, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आएगा कि मैडम क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, क्या मतलब है, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो आपका फोकस होता है वो होता है ऑब्जेक्ट पर। किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया आपका, ऑब्जेक्ट होता है आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन। क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको फोकस किस पे डालना है, सब्जेक्ट जी पे डालना है, जिनने काम किया उन पे डालना है, तो क्या लिख दो, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस लिख दो। और जब आपको फोकस किस पे डालना है, ऑब्जेक्ट जी पे डालना है, जिन पर काम हो रहा है उन पे डालना है, तो क्या लिख दो आप, पैसिव वॉइस लिख दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है कि आपका जो एक्टिव वॉइस रहता है, एक्टिव वॉइस के केस में क्या रहता है कि एक्टिव वॉइस के केस में आप स्ट्रेस डालते हैं आपके सब्जेक्ट पे, ठीक है, और पैसिव वॉइस में आप स्ट्रेस डालते हैं आपके ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ये डिफरेंस आता है। तो हम, ठीक है मैडम, जब हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव वॉइस लिखते हैं ना, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है, ये हमारा लिखा है एक्टिव वॉइस में। क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है एक्टिव वॉइस में। हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है, जब भी आपने पैसिव के बारे में सुना होगा ना, बच्चे क्या बोलते हैं, पैसिव में
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। इस तरीके से आपने सुना होगा, क्या बोला जाता है कि पैसिव वॉइस में, है ना, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, ध्यान से सुनना, क्यों बनाया जाता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि फोकस अब किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है। अब उसको लिखने का पर्पस यही है, पैसिव वॉइस का लिखने का पर्पस यही है कि फोकस आप किस पे डालोगे, ऑब्जेक्ट पे डालोगे। जब फोकस ऑब्जेक्ट पे डालोगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाना चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है कि पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना के लिख दिया जाता है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे यहाँ पे हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका भैया, ये हो गई आपकी वर्ब, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमेशा पैसिव की बात जब भी आती है तो बच्चे बोलते हैं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस पे फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट पे है। जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं तो फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है। तो हम पैसिव वॉइस लिखते ही इसलिए हैं कि हमें सारा फोकस हमारे ऑब्जेक्ट पे डालना है। जब हमारा सारा फोकस हमें ऑब्जेक्ट पे डालना है तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखना पड़ेगा ना। तो वही वाली बात है कि बच्चे बोलते हैं कि पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बना के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो बॉय है, इसको हमने सब्जेक्ट बना के लिख दिया, क्या हो गया, आ बैग, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मैडम बस बैग को उठा के लग दो, नहीं। जो आर्टिकल आया किसके लिए आया, आर्टिकल किसके लिए आया, इस बैग के लिए आया। अब इस बैग को यहाँ से हटा दूंगी, इस आर्टिकल को कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा। तो दोनों को साथ में लेके आना पड़ेगा, जो जिसके लिए आया उसको साथ में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, आ बैग। ठीक है, आ बैग, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब फोकस आपको किस पे डालना है, फोकस जब आपको ऑब्जेक्ट पे डालना है तब आप क्या लिखते हो, पैसिव वॉइस लिखते हो। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया ये जो चेयर है, ये जो चेयर है ये किसने तोड़ी है ना, ये जो चेयर है वो किसने तोड़ी है। तो हम क्या बोले कि मोहन ने चेयर तोड़ दी, है ना। किसने तोड़ी, मोहन ने चेयर तोड़ दी, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया, है ना। क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। मैं बोलूं क्या कर रहा है मोहन, ये जो सॉरी ये मोहन है, ये मोहन कर क्या रहा है यहाँ पे, ये मोहन क्या कर रहा है जी, चेयर तोड़ दी है मोहन ने, चेयर तोड़ दी है मोहन ने। समझ में आ रही बात, एक सेंटेंस में बोल रही हूँ कि मोहन ने चेयर तोड़ दी, ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। पर मैं बोलूं चेयर तोड़ दी है चेयर तोड़ दी है मोहन ने, है ना, ये वाली बात क्या हो गई, ये पैसिव की बात हो गई। तो सिंपल सी बात है कि जब आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है तब आप क्या लिखते हो, पैसिव वॉइस लिखते हो। और जो आपको बोला जाता है कि भैया पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सारा फोकस हमें किसको देना है, ऑब्जेक्ट पे देना है। जब फोकस देना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, फिर दूसरी बात बोली जाती है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन के साथ लिख दिया जाता है, मतलब उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे फोकस चेंज कर रहे हैं। फोकस कैसा चेंज कर रहे हैं कि फोकस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पे फोकस चेंज करने का काम कर रहे हैं, फोकस चेंज करने का काम कर रहे हैं। फोकस यहाँ पे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मीनिंग बदल देंगे, क्या मीनिंग बदलेगा, क्या मीनिंग तो वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि पहले राधा बैग खरीद रही थी अब बैग राधा को खरीदने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम यहाँ पे वॉइस चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मीनिंग चेंज कर देंगे, नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं हो जाएगा कि अभी राधा बैग को खरीदती है बाद में बैग राधा को खरीदने लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा होगा कि भैया बैग खरीदा गया राधा के द्वारा, है ना, बैग राधा के द्वारा खरीदा गया, ये वाली बात है ना, बैग खरीदा गया राधा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो के द्वारा वाला मीनिंग है ना वो किससे आता है, वो बाय प्रीपोजिशन से आता है। ये जो के द्वारा वाला जो मीनिंग रहता है वो किसके द्वारा आता है, वो आता है बाय प्रीपोजिशन के द्वारा, है ना, कि बैग खरीदा गया राधा के, बैग खरीदा गया राधा के द्वारा। तो ये जो के द्वारा वाला मीनिंग आता है वो किससे आता है, बाय प्रीपोजिशन से आता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि जो हमारा पैसिव रहता है उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो हमारा पैसिव रहता है उसका स्ट्रक्चर रहता है वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो हमारा पैसिव रहता है उसका स्ट्रक्चर रहता है वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी आप पैसिव सेंटेंस लिखोगे उसमें ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे, वी की फॉर्म आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्यों आएगी,
क्यों आएगी मैम, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉट। वॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। वॉट मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो बैग है वो राधा को खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं बॉट लिख दूं तो बॉट का मतलब तो खरीदना होगा ना, बॉट का मतलब तो खरीदना होगा। पर यहाँ पे भैया बैग खरीदा गया है ना, बैग खरीदा गया है ना, तो खरीदा जाने का सेंस तो नहीं देगा ना बॉट वर्ब। बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, है ना। वाई बॉट बॉट, है ना। तो ये जो बॉट है ना, बॉट है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है खरीदना, है ना। बॉट का क्या मतलब होता है, खरीदना। पर यहाँ पे हमारे सेंटेंस में मीनिंग क्या निकलेगा, अ बैग वॉज बॉट बाय राधा, मतलब एक बैग खरीदा गया, वो भी किसके द्वारा, राधा के द्वारा। तो बॉट जो मीनिंग, बॉट जो वर्ब है वो खरीदे जाने का सेंस नहीं देगा। वॉट जो वर्ब है वो खरीदे जाने का सेंस नहीं देगा। खरीदे जाने का सेंस देने के लिए, खरीदे जाने का सेंस देने के लिए हमें यहाँ पे वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेंस देगी, खरीदे जाने का सेंस देगी, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ब है वो किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। वॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई ना, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है आपका, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज किया गया है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि मीनिंग भी नहीं बदलता जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो ना ही मीनिंग बदलता है और ना ही आपका टेंस बदलता है। ध्यान रखनी ये वाली बात, सॉरी। एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव है ना। तो दो बातों की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। पहला, टेंस नहीं बदलता, टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। टेंस सेम रहता है, इसका क्या मतलब है, टेंस सेम रहता है इसका मतलब ये है कि पहले जो आपको सेंटेंस, पहले जो सेंटेंस अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है तो बाद में भी वो पास्ट में ही रहेगा। पहला जो आपको टेंस दिया गया है अगर वो पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट का ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, है ना। तो एक्टिव में जो भी सेंटेंस है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो पैसिव का भी जो सेंटेंस है वो भी पास्ट इंडेफिनिट का ही रहेगा, मतलब टेंस नहीं बदलता। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हो, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हो तो टेंस नहीं बदलता है। याद रखनी है ये बात कि टेंस नहीं बदलता है, ठीक है। टेंस नहीं बदलता है, टेंस सेम रहता है, टेंस आपका सेम रहता है। और दूसरी बात ये है कि मीनिंग भी सेम रहता है, मीनिंग भी नहीं बदलता है। मीनिंग चेंज नहीं करना है। मीनिंग चेंज करने से ये मतलब है कि राधा बैग खरीद रही थी या राधा ने बैग खरीदा तो बाद में जाके बैग राधा को नहीं खरीदने लगेगा। सिंपल सी बात है कि अब पहले अगर राधा बैग को खरीद रही थी ना तो बाद में भी राधा ही बैग को खरीदेगी। ऐसा नहीं होगा कि अब बैग राधा को खरीदने लग जाएगा, ठीक है। तो मीनिंग सेम रहता है, मीनिंग भी सेम रहता है, मीनिंग भी सेम रहता है, मीनिंग भी सेम रहता है, ठीक है। तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो मीनिंग नहीं बदलता और टेंस भी नहीं बदलता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेंस सेम रखना है, ठीक है। ये जो वॉट वर्ब है ये किसका है भैया, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पे भी पास्ट में इसको रखना पड़ेगा, मुझे इसको भी पास्ट में रखना पड़ेगा। अब बी की कौन सी वर्ब फॉर्म है जो मैं यहाँ पे पास्ट में यूज कर सकती हूँ, तो बी की हमने यहाँ पे लिख रही हूँ हेडिंग। तो वी की वर्ब फॉर्म क्या होती है, वी वॉज, है ना। तो पास्ट के लिए कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, वॉज आएगी कि वर आएगी, दोनों आएंगी। पास्ट के लिए कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट में हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो वी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वॉज लगाएंगे या वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो वॉज लगाएंगे या वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, राधा सिंगल की बात चल रही है ना, सॉरी राधा के अकॉर्डिंग, इस बैग के अकॉर्डिंग। बैग के लिए कौन सी, अब बैग क्या है अपना,
बैग क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बैग क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं, वेयर नहीं लगाते हैं, तो क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा। और साथ में क्या जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉट ही हो जाएगी, वॉज वॉट। तो क्या बन गया सेंटेंस आपका, सेंटेंस आपका बन गया है अ बैग वॉज वॉट बाय राधा, अ बैग वॉज वॉट बाय राधा। यही है बेसिक, हाँ सच बताऊं तो पैसिव का बस यही बेसिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि एक्टिव के केस में फोकस किस पे रहता है, एक्टिव के केस में फोकस रहता है सब्जेक्ट पर, पैसिव के केस में फोकस किस पे रहता है, ऑब्जेक्ट पर। अब पैसिव के केस में जब ऑब्जेक्ट पर फोकस रहेगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, ठीक है। फिर हम बोले कि सेंटेंस का मीनिंग हमें चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का मीनिंग हमें एज इट इज रखना है। तो राधा ने बैग खरीदा, तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि बैग राधा को खरीदने लगेगा, तो सिंपल सी बात है सेंटेंस ये बनेगा कि भैया एक बैग राधा के द्वारा खरीदा गया। तो ये जो के द्वारा वाला मीनिंग है, ये जो के द्वारा वाला मीनिंग है वो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो वाई प्रीपोजिशन के साथ में आ जाता है, तो ये वाई प्रीपोजिशन और यहाँ पे अपना यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ऐसा होता है। तो के द्वारा मतलब राधा के द्वारा, है ना, बैग खरीदा गया राधा के द्वारा, ठीक है। फिर मैंने बात की आपसे कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, ये आपका एक्टिव है और ये क्या है आपका पैसिव। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो, जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो मीनिंग भी चेंज नहीं होता और टेंस भी चेंज नहीं होता, मीनिंग चेंज नहीं होता और टेंस भी चेंज नहीं होता। हमने बाय लगा के राधा क्यों लिखा, भैया पहले राधा ही बैग खरीद रही थी और अभी भी राधा ही बैग खरीदेगी, मीनिंग हम नहीं बदलेंगे, मीनिंग हम नहीं बदलेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि बैग राधा को खरीदने लगेगा, मीनिंग हम नहीं बदलेंगे। तो एक बैग खरीदा गया राधा के द्वारा, तो के द्वारा वाला मीनिंग देने के लिए बाय प्रीपोजिशन लगाया जाता है और सब्जेक्ट को बाय के साथ में लिख दिया जाता है। फिर बात में आती है कि बीच में वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है, तो पहले देखो यहाँ पे ये जो वॉट वर्ब है वो मीनिंग दे रहा है खरीदने का, वो क्या मीनिंग दे रहा है, खरीदने का, वो खरीदे जाने का मीनिंग नहीं दे रहा। अब क्या सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, निकल रहा है भैया एक बैग राधा के द्वारा खरीदा गया, ठीक है। तो ये जो खरीदा गया वाला मीनिंग हमें देना है वो इससे आता है, वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो ये किसका टेंस है भैया, ये है, आप पास्ट की बात चल रही, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वी की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। बाय मतलब होता है खरीदना, बॉट होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, ठीक है, ओके। अब क्या बात कर रही हूं मैं, अब इसमें कुछ ऐसा रह गया जो नहीं समझ में आया, पैसिव, पैसिव का केस ऐसा कुछ रह गया जो पैसिव में नहीं समझ में आया है ना। तो यही होता है बेसिक, हम बात करें अगर पैसिव की तो पैसिव का बेसिक यही रहता है, एग्जैक्टली यही होता है पैसिव में, है ना। तो ये वाला केस हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो इस सेंटेंस में देखो वी की फॉर्म है वर्ब, थर्ड फॉर्म है, फिर बाय प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। एक बात और बताती हूँ, मैंने क्या बोला था कि प्रीपोजिशन के केस में, है ना, सॉरी पैसिव के केस में, पैसिव वॉइस के केस में जनरली ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। क्या बोला मैंने कि पैसिव वॉइस के केस में, पैसिव वॉइस के केस में जनरली ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है कि देखो ये ऑब्जेक्ट तो आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट तो आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और ये जो सब्जेक्ट है वो बाय प्रीपोजिशन के साथ जाके, ये क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है ना, ये क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है ना। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है ना। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको कहीं पे भी, ये देखो ये क्या है आपकी, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। तो ये नीचे वाले सेंटेंस में देखो, पैसिव वाले सेंटेंस में आप देखो, ये जो पैसिव सेंटेंस है हमारा, इसमें देखो क्या आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है,
नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्ट आके तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट है वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये जो सब्जेक्ट है वो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बात ये रहती है कि पैसिव वॉइस के केस में जनरली ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो हमने ये पैसिव का वॉइस भी, पैसिव का भी बेसिक यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। पैसिव के केस में आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाह रही थी कि पैसिव के केस में जब आप पैसिव वॉइस की बात करते हो तो जनरली आपको वहां पे ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी, है ना। और इसके केस में क्या होता है पैसिव वॉइस के केस में कि जनरली ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अभी मैं रटाने का काम नहीं कर रही कि मैंने लिख दिया तो मैं रटाने का काम कर रही नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको क्या रीजन है कि ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। ये देखो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट है वो बाय प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट बन गया, तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम रटने का काम नहीं कर रहे हैं, हमने समझा तभी मैंने ये बोला कि पैसिव वॉइस के केस में आपको जनरली ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो जरा, मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी बेसिक की क्लासेस ली थी, और मैंने ऐसा बोला था कि ऐसा नहीं है कि अब बेसिक खत्म हो गया है ना, बेसिक हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। तो वो वाली कहानी चल रही है कि पैसिव का बेसिक हमने देख लिया, उसके अलावा पैसिव में कोई भी कहानी नहीं होती, इसके अलावा पैसिव में कोई भी कहानी नहीं रहती, पैसिव हमने देख लिया, पैसिव का बेसिक देख लिया, है ना। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि इसके बाद मैं आपको पैसिव नहीं पढ़ाऊंगी, पैसिव तो मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हमने पैसिव का जो बेसिक केस रहता है वो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, चलो अब इस पे देखते हैं, इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ा रही थी ना, तो मैं क्या बोल रही थी आपको कि भैया विच से जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। तो विच का जो मेन हम बोलेंगे मेन जो केस है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है, ये दोनों क्वेश्चंस को देखो ज़रा। क्या है? यू नेवर कम लेट, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर पंक्चुअलिटी, ठीक है। तो विच के एक्सक्लूसिव केस की बात कर रहे हैं हम, है ना। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, है ना। विच का एक्सक्लूसिव केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। यू हैव नेवर कम लेट, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर पंक्चुअलिटी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, दैट शोज हर लव, है ना। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं अभी अपन। She always supports me, that shows her love. ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का ही केस है अपनी विच का, वो अपन देख रहे हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था ना, तो मैंने आपको बोला था कि विच से जनरली वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आगे मैं बताऊंगी कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये वो वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच का, ठीक है। तो क्या लिखा है? शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, दैट शोज हर लव, कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, ये उसका प्यार बताता है ना। ये बताता है कि भैया वो मुझसे प्यार करती है, सिंपल सी बात है ना। ये चीज प्रूफ है कि वो मुझसे प्यार करती है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ठीक है। चलो इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। तो क्या हो गया भैया? सपोर्ट क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया? ऑलवेज क्या हो गया आपका? एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब हो गया? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जिनको नहीं पता एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्कस हो चुका है ना, जो किसके बारे में बताते हैं भैया? काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताते हैं?
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे कि भैया एक्शन कितनी बार हो रहा है, क्या वीक में एक बार हो रहा है, या हमेशा हो रहा है, या कभी नहीं होता। ठीक है, तो जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, जो वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, काम की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं अपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बोलेगा ऑलवेज सपोर्ट्स, मतलब हमेशा सपोर्ट करती है, मतलब काम क्या हो रहा है, हमेशा हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट्स मी, तो मी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका, प्रोनाउन। ठीक है, फिर शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन, है ना। तो आलस नहीं खाना है इसको लिखते हुए कि अरे मैडम ने इतना सारा लिख दिया और हम क्यों लिखे, है ना। अगर पेपर में नहीं करने क्वेश्चन तो वो बात अलग है, लेकिन अगर सीखना है तो आपको क्या लगता है मुझे आता नहीं है तो मैं ये बार बार लिखती हूँ, मुझे आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बार बार लिखने से आपकी आदत लग जाएगी कि हाँ ऐसे लिखना रहता है। ठीक है, तो मैं कभी मिस नहीं करती चांसेस को ब्रेक डाउन करने का। तो सेम आपको करना है कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे आपको भी ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब दैट शोज अ लव, तो ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अभी इसकी बात बाद में करेंगे। शोज, शोज क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, है ना। फिर क्या हो गया ये आपका दैट शोज हर लव, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, और हर क्या बन गया आपका, हर बन गया आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो रिलेटिव क्लॉज लिखा गया, सॉरी ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया, ये अपना एडजेक्टिवल क्लॉज है ना, ये क्या है आपका एडजेक्टिवल क्लॉज। है ना, क्या होता है एडजेक्टिवल क्लॉज, इसके बारे में बात हो चुकी है। क्या होता है एडजेक्टिवल क्लॉज, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन को क्वालिफाई करे, है ना। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करना। पर जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो या तो वो एडजेक्टिवल क्लॉज होते हैं या तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं। वो एडजेक्टिवल क्लॉज कब होते हैं कि वो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं, अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिवल क्लॉज। लेकिन अगर हमें वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर नहीं मिला, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो ये क्या एडजेक्टिवल क्लॉज है अपना। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मिल गया और ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन अब मैं ये अब यहाँ पे एग्जैक्टली हम इस एडजेक्टिवल क्लॉज की मेनली बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि आप इस सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में ढूंढो जरा कि आपका एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट क्या है, ढूंढो जरा। मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट क्या होता है भैया आपका, वो नाउन या प्रोनाउन जिसको डिफाइन करने के लिए, वो नाउन या प्रोनाउन जिसको क्वालिफाई करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जिस भी नाउन के लिए ये पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है, वो नाउन कौन सी है, कौन सी पर्टिकुलरली नाउन के लिए ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है। सेंटेंस को पढ़ के बताओ, सेंटेंस को ढंग से देखो और मुझे बताओ कि किस नाउन के लिए, पर्टिकुलरली किस नाउन के लिए ये एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है, मुझे ये बताओ। पढ़ा, क्या लिखा है, शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी दैट शोज हर लव। शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी दैट शोज हर लव, कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ये उसका प्यार बताता है। भैया ये प्रूफ है, मतलब कि वो मुझसे क्या करती है, प्यार करती है। सिंपल सी बात, ये उसका प्यार बताता है कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि क्या मी के लिए लिखा है या शी के लिए लिखा है। तो मैं बोलूँ अगर शी के लिए लिखा है तो शी भैया कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, दैट शोज हर लव, कि वह दैट शोज हर लव, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, नहीं भैया। तो आप यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है, ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर नाउन के लिए नहीं लिखा गया, ये पूरे सेंटेंस के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, किसी पूरे सेंटेंस के लिए। क्या इस अकेले सपोर्ट के लिए लिख दूं, सपोर्ट के लिए लिख दूं मैं, क्या बस सपोर्ट के लिए लिख दूं भैया कि दैट शोज हर लव, सपोर्ट दैट शोज हर लव,
नहीं, ये पूरी बात कि भैया शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ये उसका प्यार बताता है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, उसका प्यार बताता है। ठीक है, तो ना ये एडजेक्टिवल क्लॉज इस अकेले प्रोनाउन के लिए आया है या इस प्रोनाउन के लिए आया है, ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज आया है इस पूरे सेंटेंस के लिए आया है। ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज आया है ना आपका, ये इस पूरे सेंटेंस के लिए आया है कि भैया वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ये उसका प्यार बताता है। ठीक है, तो जनरली रूल क्या आता है, रूल ये आता है क्या बोला मैंने ये बोला, तो जो आपका रूल है ना वो ये कहता है, जनरली ऐसा रूल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब एक कंप्लीट क्लॉज है ना, ये पूरा एक कंप्लीट क्लॉज है, तो बोलते हैं जब ये पूरा एक कंप्लीट क्लॉज एंटीसीडेंट बनने का काम करता है तब विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाता है। है ना, तो मैं आपको बोल रही थी कि एक अलग से हम विच का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो वाला केस है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका एंटीसीडेंट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो पूरा का पूरा क्लॉज है ना, ये आपका एंटीसीडेंट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एंटीसीडेंट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका पूरा का पूरा क्लॉज, सिंपल सी बात है, आपको क्या मी के लिए ये पूरा एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा है, बस मी प्रोनाउन के लिए लिखा है, नहीं लिखा। क्या शी अकेले के लिए लिखा है, नहीं लिखा। क्या इस वर्ब के लिए लिखा है, तो वर्ब के लिए तो हम एडजेक्टिवल क्लॉज, वर्ब अकेले के लिए हम एडजेक्टिवल क्लॉज लिखने की बात ही नहीं आती। तो सिंपल सी बात है, हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा है वो आपने इस पूरे सेंटेंस के लिए लिखा है, इस पूरे क्लॉज के लिए लिखा है, इस पूरे क्लॉज के लिए आपने ये एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा है कि भैया वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ये उसका प्यार बताता है। ठीक है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, उसका प्यार बताता है। तो जब भी एक पूरा का पूरा क्लॉज आपका एंटीसीडेंट बनने का काम करेगा, तब आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखोगे, तो आप विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो। फिर से बोलूंगी कि जब आपका पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बनने का काम करता है, जब आपका पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बनने का काम करता है, तब आप विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। यू हैव नेवर कम लेट, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर पंक्चुअलिटी। भैया तुम कभी भी लेट नहीं आते, ये तो तुम्हारी पंक्चुअलिटी का प्रूफ है कि तुम कभी भी लेट नहीं आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, इसको ब्रेक डाउन करते हैं पहले। ये क्या हो गया आपका, ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब,
ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका प्रोनाउन। ठीक है, फिर नेवर, नेवर क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब। अभी बताया था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी मेन वर्ब। ठीक है, फिर लेट भी आपका एडवर्ब, लेट भी क्या है आपका एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये सारे एडवर्ब की बात मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो वही वाली बात है, मैं ये बोलूंगी ये मैथमेटिक्स नहीं है भैया, ये इंग्लिश है, ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो पहली ही क्लास से अगर समझना है, मतलब चाहते हो कि भैया यार अच्छे से थोड़ी इंग्लिश पढ़ लें, है ना, चीजें सीख लें के बारे में, तो फिर पहली क्लास से देख लो, मतलब अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, चलो, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिवल क्लॉज। तो आप देखो जरा कि ये एडजेक्टिवल क्लॉज, ये वाला जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया है, इसमें से किस नाउन के लिए लिखा गया है भैया। यहाँ पे नाउन कौन सी है अपनी, कोई नाउन दिख रही है आपको, ये तो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, ये प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के लिए लिखा है क्या, बस यू के लिए लिखा है, बस यू के लिए लिखा है क्या, नहीं लिखा। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि भैया इस पूरे ही क्लॉज के लिए कि भैया तुम कभी लेट नहीं आते, तुम कभी लेट नहीं आते, ये प्रूफ है तुम्हारी पंक्चुअलिटी का, है ना, तुम कभी लेट नहीं आते। ये पूरा जो क्लॉज है, ये जो पूरा क्लॉज है ना कि तुम कभी लेट नहीं आते, तुम कभी लेट नहीं आते, ये बात प्रूफ है तुम्हारी पंक्चुअलिटी की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस पूरे ही क्लॉज के लिए ये एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा गया, इसमें से किसी एक वर्ड के लिए नहीं लिखा गया। ये पूरी बात, ये पूरी की पूरी बात कि तुम कभी लेट नहीं आते, ये तुम्हारी पंक्चुअलिटी का प्रूफ है कि तुम कभी लेट नहीं आते, ये तुम्हारी पंक्चुअलिटी का प्रूफ है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका क्या काम कर रहा है, ये आपका एंटीसीडेंट बनने का काम कर रहा है। ये काम कर रहा है क्या, ये एंटीसीडेंट बनने का। तो जब आपका पूरा का पूरा क्लॉज, जब आपका पूरा का पूरा क्लॉज, कोई पर्टिकुलर एक नाउन नहीं, कोई पर्टिकुलर एक नाउन नहीं, पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बनने का काम करे, क्या किसका काम करे, एंटीसीडेंट बनने का काम करेगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए जो रिलेटिव क्लॉज, जो उसको डिफाइन करने के लिए जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाता है, वो विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लिखा जाता है। फिर से बताऊंगी, जब आपका कोई सिंगल नाउन, कोई पर्टिकुलर नाउन, कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन आपका एंटीसीडेंट ना बने, पूरा का पूरा क्लॉज एंटीसीडेंट बनने का काम करे, तो उसको डिफाइन करने के लिए जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा जाएगा, वो विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लिखा जाएगा। फिर से बोलूंगी कि जब आपका पूरा का पूरा सेंटेंस एंटीसीडेंट बनने का काम करता है, कोई एक सिंगल नाउन या प्रोनाउन नहीं करती, उसके केस में जब आप उसको डिफाइन करने के लिए जो एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो, वो विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लिखते हो, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका विच। ठीक है, तो ये विच का एक एक्सक्लूसिव केस है जो हमें देखना था और हमने देख लिया। विच का एक एक्सक्लूसिव केस हमें देखना था, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो इनके केसेस में जब एक पूरा का पूरा सेंटेंस, एक पूरा का पूरा क्लॉज आपका क्या करता है, एक पूरा का पूरा क्लॉज आपका एंटीसीडेंट बनने का काम करता है, तो उसके लिए जो आप एडजेक्टिवल क्लॉज लिखते हो, वो बस विच रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से लिखते हो। ठीक है, तो ये दो केस हमने देख लिए, एक ये वाला सेंटेंस देख लिया, एक ये वाला सेंटेंस देख लिया। ठीक है, अब ये चीज और देखनी है, ये दोनों सेंटेंसेस देखो, ये दोनों सेंटेंसेस देखो, इनको और देखना है अपन को। इस चीज को और देखो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, राम इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर कम्स लेट, है ना, राम इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर कम्स लेट। ठीक है, तो एक बात मैं ये बता दूं कि आपकी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन रहती है ना, इसका कोई जेंडर नहीं होता है ना, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि इसका कोई जेंडर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि भैया ये जो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन रहती है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, मतलब वो लड़की के लिए भी आएगी, लड़कों के लिए भी आएगी, है ना, लड़की के लिए भी आएगी, लड़कों के लिए भी आएगी, और प्लूरल के लिए भी आएगी, और सिंगुलर के लिए भी आएगी। सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस ये है कि राम इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर कम्स लेट, है ना,
तो जैसा मैंने बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन इसका कोई भी इसका कोई भी जेंडर और नंबर नहीं होता है, स्पेसिफिक जेंडर और नंबर नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझने की पहले कोशिश करते हैं ना, कि ये जो हु है, यहाँ पे जो दैट आया है भैया, वो कितने लोगों की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है कि दो की बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं बोलूंगी कि भैया मैं अगर आपसे पूछूं कि हु के साथ इज आएगा या हु के साथ आर आएगा, हु के साथ इज आएगा या हु के साथ आर आएगा, तो कोई कहेगा इज, कोई कहेगा आर, कोई कहेगा इज, कोई कहेगा आर, इस तरीके से आंसर्स आएंगे। जबकि डिपेंड ये करेगा कि हु के साथ हम इज लगाएं या आर लगाएं, ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये किसको रेफर कर रहा है ना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये किसको रेफर कर रहा है। ठीक है, हु के साथ हम इज लगाएं या हु के साथ हम आर लगाएं, मतलब हु के साथ हम कौन सी वर्ब लगाएं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये किसको रेफर कर रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलूं, क्या लिखा है, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माय ब्रदर। तो देखो यहाँ पे ये जो हु लगाया गया है, ये इस बॉय के लिए लगाया गया है, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माय ब्रदर, है ना। लेकिन फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉयज, द बॉयज हु आर वेटिंग आउटसाइड, हु आर वेटिंग आउटसाइड आर माई ब्रदर्स। तो यहाँ पे देखो हु के बाद इज आया, यहाँ पे हु के बाद आर आया है ना। तो एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है, एग्जैक्टली कहने का ये मतलब है कि जो हमारा हु है ना, इसको अपना जेंडर, अपने नंबर्स पता ही नहीं है ना, कि ये सिंगुलर के साथ आता है कि प्लूरल के साथ आता है कि मेल के साथ आता है कि फीमेल के साथ आता है, ये सबके साथ लगता है। ये जो आपका हु है ये सबके साथ लगता है, ये मेल के साथ भी लगेगा, ये फीमेल के साथ भी लगेगा, ये सिंगुलर के साथ भी लगेगा, ये प्लूरल के साथ भी लगेगा। कैसे, ये देखो, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, तो ये जो हु लगा इस बॉय के लिए लगा है, वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर आई है। ठीक है, लेकिन जो बॉयज है ना, इसके लिए ये सेकंड सेंटेंस में ये जो हु लगा इस बॉयज के लिए लगाया गया, वो वर्ब कौन सी आई है, आर। तो सिंपल सी बात है कि हम हु के साथ इज लगाएंगे या हु के साथ आर लगाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किसको रेफर कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यही समझने की बात मैं कर रही हूँ आपसे कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहता है उसका अपना कोई नंबर और जेंडर नहीं होता है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहता है उसका कोई अपना नंबर और जेंडर नहीं होता है। इसके बाद कौन सी वर्ब आएगी, कैसे वर्ब हम इसके बाद लगाएंगे, और वो डिपेंड करता है भैया कि ये किसके लिए लिखा गया है, ये किसके लिए लिखा गया है, इस पर डिपेंड करता है कि हम इसके बाद कौन सी वर्ब लगाएंगे। जैसे मैं ये भी बोल दूं कि जैसे कोई एक लड़का खड़ा है तो मैं बोल दूं हु इज दिस, है ना। कोई एक लड़का यहाँ पे खड़ा है तो मैं बोल दूं एक हु इज दिस, और अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के खड़े हैं तो मैं बोल दूं हु आर दिस, भैया कौन है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया ये जो अपने आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इसको कोई नंबर और जेंडर नहीं होता है, कि मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल, ये सबके लिए आते हैं। ठीक है, इनके साथ कैसी वर्ब लगाई जाएगी वो डिपेंड इस पे करता है कि ये किसको रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जरा सेंटेंस देखो, यहाँ पे सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस है आपका कि राम इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर कम्स लेट, है ना। राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है कि राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। तो क्या इसके वर्ब कौन सी लगाएंगे, कम लगाएंगे कि कम्स लगाएंगे, कम लगाएंगे कम्स लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझे राम अकेले की बात करनी होती कि भैया राम कभी लेट नहीं आता, तो मुझे ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना थी कि राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। मैं बस ये बोल देती कि राम कभी लेट नहीं आता। समझ में आ रहा है कि अगर अकेले राम की यहाँ पे बात चल रही होती, अकेले राम की मुझे बात करनी होती, अकेले राम की मुझे अगर बात करनी होती तो मैं सीधे लिख देती कि राम कभी लेट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे बात क्या लिखी गई है, यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। राम उन लड़कों में से एक है, राम इज वन ऑफ द बॉयज हु नेवर कम्स लेट, है ना, कि राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात हु किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बॉयज की, उन बॉयज की बात कर रहा है जो कभी लेट नहीं आते, कि भैया राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो हु लगाया गया है वो किसके लिए लगाया गया है, इन बॉयज के लिए लगाया गया है। जब इन बॉयज के लिए लगाया गया है तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इतनी सी बात है ना, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप अपने हु के साथ कौन सी वर्ब लगाओगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ठीक है हमें हु के साथ कौन सी वर्ब लगानी है, वो इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम कि ये जो हमारा हु है वो एग्जैक्टली आया किसके लिए है, रेफर किसको कर रहा है। जिसको ये रेफर करेगा वो वाली वर्ब हम लगा देंगे। अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, प्लूरल नाउन को रेफर कर रहा होगा तो कौन सा लगा देंगे भैया, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन को कर रहा होगा तो कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसके केस में जैसे हमने सेंटेंस देखा
कि क्या लिखा है, राम उन लड़कों में से एक है, राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते हैं, राम उन लड़कों में से एक है जो कभी लेट नहीं आते। तो सिंपल सी बात है, उन लड़कों की बात चल रही है भैया, भैया उन लड़कों में से एक है जो कभी भी लेट नहीं आते हैं। तो कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, कम आएगी। ठीक है, अगर मुझे अकेले राम की बात करनी होती कि भैया राम कभी लेट नहीं आता, तो मुझे ये सेंटेंस लिखने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती, मैं सीधे लिख देती राम कभी लेट नहीं आता। ठीक है, ऐसे दूसरे सेंटेंस की बात करो, राम इज ओनली वन ऑफ द बॉयज दैट हैव सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। राम एक लौता ऐसा लड़का है, राम एक लौता ऐसा लड़का है जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है, राम एक लौता ऐसा लड़का है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि भैया ये जो क्लॉज लिखा है ना, इसे राम के लिए लिखा है, बस इस राम की बात चल रही कि राम एक लौता ऐसा लड़का है, बस एकमात्र ऐसा लड़का है जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये क्लॉज किसके लिए लिखा गया, राम के लिए लिखा गया। तो कौन सी वर्ब आएगी, हैज आएगी। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताना चाह रही थी, यही बात मैं आपको क्लियर करना चाह रही थी कि भैया आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगानी है आपके रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में। तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसको रिफर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस की हेल्प से हमने देख लिया। ठीक है, अब एक चीज और बाकी रह गई, लास्ट एक बेसिक और देख लेते हैं, फिर हम क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा लेंथी क्लास हो गई, आई नो, बट अब सब कुछ इम्पोर्टेंट है ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब सब कुछ इम्पोर्टेंट है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और मौका मिला है तो क्यों छोड़े, है ना, पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब कुछ बहुत मैं बोलूँगी ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी तक इतना जो केस हमने पढ़ा है ना, यहाँ तक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो पढ़ लिया है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टफ था, हाँ आई एग्री, थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि आपको क्या करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन वाली वीडियोस 2-4 बार देख लेने, है ना। ऐसा नहीं कि मैडम अभी 2 घंटे बर्बाद किया, अब हम फिर से 2 घंटे बर्बाद करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2x की स्पीड में देख लेना, 1-2 बार देख लोगे ना तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा जो टॉपिक है वो टफ है, इसलिए मैं बोलूंगी कि आप 1-2 बार वीडियो देख लो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा बेसिक है, इसकी बात कर लेते हैं, इन्फिनेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टू और आपका जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म क्या होती है मैडम, बेसिक फॉर्म क्या होती है मैडम, तो आपका ये जो वर्ब है गो, वेंट, गोन, तो ये आपका ये जो गो है ये आपका बेस फॉर्म होता है। ये क्या होता है आपका बेस फॉर्म। टू प्लस जो वर्ब रहता है, टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम बेस फॉर्म बोलते हैं, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, हम बेस फॉर्म बोलते हैं। जब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तब भी मैंने थोड़ा इन्फिनेटिव का आइडिया दिया था ना, लेकिन यहाँ पे भी देख लो। चलो, व्हाट इज एन इन्फिनेटिव, क्या होता है इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एन इन्फिनेटिव, है ना। तो टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म रहती है ना, इसके पेयर को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फिनेटिव के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे हो गया टू रीड, टू राइट, टू गो, है ना। टू वेंट नहीं लिख सकते, टू वेंट नहीं लिख सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आके टू जो होता है वो इन्फिनेटिव बनाता है। ठीक है, चलो इसके 2-3 काम देखने हैं। पहला काम देख लो भैया कि इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह काम करता है, मतलब एग्जैक्टली नाउन की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और एडवर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो आपका ये जो टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म जो है, जो आपका इन्फिनेटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये क्या करता है, ये नाउन बनने का काम करेगा, एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, और एडवर्ब बनने का काम करेगा। क्या करेगा, एडवर्ब बनने का काम। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे ये नाउन बनने का काम करेगा, कैसे एडजेक्टिव बनने का काम करेगा, और कैसे एडवर्ब बनने का काम करेगा। तो देखो, इन्फिनेटिव एज अ नाउन, इन्फिनेटिव एज अ नाउन। तो व्हेन टू प्लस वर्ब नेम्स एन एक्शन एंड वर्ब्स एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा जो टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ये नाउन की तरह काम करता है। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा ये नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन क्या काम करता है, नाउन काम करता है आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। तो जब आपका टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म रहती है, मतलब इन्फिनेटिव, जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, तब ये क्या किसकी तरह काम करेगा, ये आपका
इन्फिनेटिव की तरह काम करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, हमें कैसे पता चलेगा मैम, क्या बोला मैंने कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म ये नाउन बनने का काम कर रहा है। तो नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम, ठीक है। तो जब आपका इन्फिनेटिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो ये नाउन का काम कर रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या हो गया। क्या देखो यहाँ पे जरा, टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट, टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट। भैया दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद करना ये क्या है, गुड हैबिट है, ये अच्छी आदत है। दूसरों की मदद करना ये क्या है, अच्छी आदत है। तो यहाँ पे देखो ये जो टू हेल्प है, वो क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो जब हमारा ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनने का काम करता है, जब हमारा इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनने का काम करे या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे, तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा नाउन का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने बोला कि टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म इन्फिनेटिव हमारे 3 काम करते हैं, नाउन बनने का और एडजेक्टिव बनने का और एडवर्ब बनने का। तो ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की बात करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की बात, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं, नाउन। तो यहाँ पे देखो जरा, ये सेंटेंस ही देख लेते हैं हम। टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट, ठीक है। तो ये जो टू हेल्प अदर्स है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना। वर्ब कौन सी यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के केस में कोई भी एक्शन नहीं होता है ना, मैंने बताया था। लिंकिंग वर्ब जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने क्या बोला था कि लिंकिंग वर्ब के केस में कोई भी एक्शन नहीं होता। लिंकिंग वर्ब आती ही इसलिए है, इनका काम रहता है किसी के बारे में कुछ बताना। लिंकिंग वर्ब का काम क्या रहता है, किसी के बारे में कुछ बताना। अब यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा तो मैम सब्जेक्ट ही है, एक्शन नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट इसको बोलते हैं जिसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो किसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में बात चल रही है। टू हेल्प अदर्स इज अ गुड हैबिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। और पार्ट्स ऑफ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है। कौन सा एडजेक्टिव है ये, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो टू हेल्प है, ये क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है ना। और टू हेल्प जब सब्जेक्ट बनने का काम करता है या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, तब वो एग्जैक्टली क्या होता है, वहां पे वो नाउन होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन करते हैं, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि कैसे जो हमारा इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट बनने का काम, सॉरी जो हमारा इन्फिनेटिव है वो नाउन बनने का काम करता है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, ब्रेक डाउन करना बस इसीलिए सिखाया जा रहा है तो आपको पता चले कि भैया ये जो चीज यहाँ सेंटेंस में एग्जैक्टली वो काम करके आ रही है, वो करके आ रही है। इसलिए हम इतना ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं कि आप जब ब्रेक डाउन करोगे तो आपको समझ आएगा ये तो सब्जेक्ट की जगह पे यार, मतलब ये तो सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है। तो ये इन्फिनेटिव हमारा नाउन हो जाएगा। समझ में आया, वो वाली बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव का काम रहता है नाउन को क्वालिफाई करना। एडजेक्टिव का काम क्या रहता है, नाउन को क्वालिफाई करना। तो जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, कौन, हमारा इन्फिनेटिव, है ना। जब हमारा इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म रहती है, ये क्या कर रहा हो, ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा। जब ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, तब ये क्या बन रहा होगा, वहां पे एडजेक्टिव बन रहा होगा, ठीक है। देखो सो व्हेन टू प्लस वर्ब की जो बेसिक फॉर्म रहती है, डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करे या उसको क्वालिफाई करे, डिस्क्राइब करना या क्वालिफाई करना, है ना। तो डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो ये किसका काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, तो हैव क्या हो गया आपका, हैव बन गया मेन वर्ब। हैव क्या बन गया आपका, हैव क्या बन गया आपका, मेन वर्ब। हैव के अलावा कोई और वर्ब दिखाई दे रही है, ये क्या बन गया आपका, मेन वर्ब। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये क्या बन गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो ये आप देखो, ये जो टू रीड लिखा हुआ है, ये जो टू रीड लिखा हुआ है, ये इन्हीं बुक के लिए आया है
कि मेरे पास भैया आई हैव अ बुक टू रीड, मेरे पास एक बुक है पढ़ने के लिए, है ना, मेरे पास एक बुक है पढ़ने के लिए। तो ये जो टू रीड वर्ड आया है इसी बुक के लिए आया है ना, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं, इस बुक से रिलेशन है, इस बुक से रिलेशन है। और बुक क्या है आपका, बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। तो भैया ये जो टू रीड आया है इसी नाउन के लिए आया है, ये जो टू रीड आया है वो इसी नाउन के लिए आया है, इसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसी नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारी ये जो टू प्लस वर्ब की बेसिक फॉर्म है, मतलब जो आपका इन्फिनेटिव है वो नाउन को, है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ये जो बुक है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, इस नाउन को क्या कर रहा है भैया, ये जो हमारा इन्फिनेटिव है ये क्या है अपना इन्फिनेटिव। तो जब आपका इन्फिनेटिव एक नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये जो टू रीड वर्ड है ये इसी बुक के लिए आया है, ये जो टू रीड आपका इन्फिनेटिव है ये इसी बुक के लिए आया है, इसी बुक को डिस्क्राइब करने के लिए आया है। तो जब आपका इन्फिनेटिव किसी नाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो किसका काम करता है, वो काम करता है एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे जो हमारा टू इन्फिनेटिव है वो किसका काम कर रहा है, वो इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, सॉरी इन्फिनेटिव तो है ही, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आया, ठीक है। बुक विच वन, कौन सी बुक है भैया, इस बुक के लिए तो आया है, बुक इस बुक के लिए आया है ना, इस बुक के लिए आया ये टू रीड, बुक विच वन टू रीड, है ना, सिंपल सी बात है, ये किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे हमारा जो इन्फिनेटिव है वो नाउन बनने का काम करता है, एडजेक्टिव बनने का काम करता है। अब लास्ट अब देखते हैं कि ये कैसे हमारी एडवर्ब बनने का काम करता है, जो हमारा इन्फिनेटिव रहता है वो कैसे एक एडवर्ब बनने का काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो जरा, व्हेन टू प्लस वर्ब मतलब ये इन्फिनेटिव शोज रीजन और पर्पस इट एक्ट एज एन एडवर्ब, ठीक है। जब ये रीजन बताएगा, क्या बताएगा, रीजन मतलब कारण या पर्पस बताएगा, तब ये किसका काम कर रहा होगा, एडवर्ब का काम कर रहा होगा। शी स्टडीज हार्ड टू सक्सीड, है ना, शी स्टडीज हार्ड टू सक्सीड। तो यहाँ पे देखो ये जो टू सक्सीड वर्ड दिख रहा है, ये जो टू सक्सीड वर्ड दिख रहा है, ये भैया किसके लिए आया, सिंपल सी बात है, इस वर्ड को डिफाइन नहीं कर रहा है ना, कि वो भैया वो पढ़ाई करती है किसके लिए, सक्सीड होने के लिए, किसके लिए, सक्सीड होने के लिए, ठीक है। तो एडवर्ब का हमारा काम क्या रहता है, एडवर्ब का हमारा काम क्या रहता है, एडवर्ब का हमारा काम रहता है या तो एडवर्ब का हमारा काम रहता है या तो वर्ब को क्वालिफाई करना, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, या तो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना, ये हमारे एडवर्ब का काम रहता है। यही पढ़ा था हमने एडवर्ब का काम, क्या एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, या तो वर्ब को क्वालिफाई करेंगे या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेंगे या अनदर एडवर्ब को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू सक्सीड वर्ड आया है किसके लिए आया, स्टडीज के लिए आया ना, पढ़ाई क्यों कर रही, सक्सीड होने के लिए कर रही। तो सिंपल सी बात है, एडवर्ब किसके लिए आते हैं, वर्ब के लिए आते हैं, या तो वर्ब के लिए आते हैं या तो एडजेक्टिव के लिए आते हैं या दूसरे एडवर्ब के लिए आते हैं। तो ये जो टू सक्सीड है ये किसके लिए आया, स्टडीज के लिए आया। व्हाई डज शी स्टडी टू सक्सीड, तो ये जो टू सक्सीड है यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों केस हमने देख लिए कि आपका जो इन्फिनेटिव है वो नाउन बनने का भी काम करता है, एडजेक्टिव का बनने का भी काम करता है और एडवर्ब बनने का भी काम करता है। मैम मुझे कैसे पता चलेगा, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करके पता चलेगा, है ना। जब वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा इन्फिनेटिव, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होगा जब हमारा इन्फिनेटिव, तो क्या हो जाएगा, वो नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब आपका इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ड की जो बेसिक फॉर्म रहती है ना, तो जब ये क्या करेगा, ये जिसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव, है ना। तो जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो गया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो गया, ये नाउन की तरह काम करेगा, है ना। दूसरी बात है, जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा, क्वालिफाई करेगा, तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब ये रीजन और पर्पस दे रहा होगा, रीजन और पर्पस बता रहा होगा, तब किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा, ठीक है। ठीक है, ये तीनों केसेस थे हमारे इन्फिनेटिव के, वो हमने देख लिए हैं।
चलो, तो इतनी कहानी हमारी हो गई है। हमने यहाँ पे हमारे इन्फिनेटिव का केस देख लिया है ना। आगे की क्लास में 2-3 सेंटेंस लेके और इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अभी तक हमने इस क्लास को थोड़ा सा लंबा खींचा, आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने इस क्लास में पढ़ी, ठीक है। सो आई होप जो भी डिस्कस किया है वो समझ आया होगा। इनकेस नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, तो हम आगे की क्लास में फिर उसको डिस्कस करा देंगे जो भी प्रॉब्लम रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।